हेलो एवरीवन, बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सेल बायोलॉजी की एक और वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सभी लेक्चर्स को भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरी सबसे हिदायत यही रहेगी कि जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर्स गो थ्रू नहीं किए हैं, पहले प्लीज लेक्चर्स गो थ्रू करिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और फिर आपको पता चले कि आप कितना इंप्रूव कर पाए हो। ठीक है, तो जैसा कि सबको पता रहता है ना, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि अगर आप सही सवाल का उत्तर देते हैं आपको +2 मिलेगा, सेल्फ एनालिसिस आपका रहेगा, और अगर गलत हो जाता है तो 0.25 से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा आंसर चूज करने का और फिर आपको बताया जाएगा कि क्या राइट आंसर है, क्या राइट अप्रोच है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द एसिमेट्री ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन द यूकैरियोटिक सेल, कि यूकैरियोटिक सेल में एसिमेट्रिक लिपिड बाइलेयर क्यों होती है, आपको उसका रीजन बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है लिपिड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस बोथ लीफलेट्स ऑफ द बाइलेयर। दूसरा है लिपिड एसिमेट्री इज मेंटेन्ड बाय द रैंडम मूवमेंट ऑफ लिपिड्स बिटवीन लीफलेट्स। तीसरा है स्पेसिफिक लिपिड्स लाइक फॉस्फेटिडाइल सीरीन आर प्रीडोमिनेंटली लोकलाइज्ड इन द साइटोसोलिक लीफलेट। या फिर द एसिमेट्री इज सोलरली ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन द मेम्ब्रेन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से 10 से 15 सेकेंड आप लीजिए और अपना आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। ठीक है, जब हमने लेक्चर्स अटेंड किए थे, है ना, तब हमने क्या सीखा था कि इस तरह से लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो है वो रहती है, ऐसा ही होता है। अब देखो एसिमेट्री किस वजह से आती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिपिड्स हैं, है ना, ये जो आपके फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, या फिर आप लिपिड मॉलिक्यूल समझ लो, ये अलग अलग होते हैं। हमने वहां पे भी देखा था कि ये वाली जो है ये आपकी आउटर लीफलेट है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सोप्लाज्म मान लू, सेल का बाहर वाला हिस्सा, और इसको क्या मान लू, साइटोसोलिक वाला हिस्सा, सेल के अंदर वाला हिस्सा, तो ये वाला जो लीफलेट होगा वो इनर लीफलेट कहलाएगा। ठीक है, अब इनर लीफलेट पे जो साइटोसोलिक वाली साइड पे देखे जाते हैं वो होते हैं आपके पास, एक तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन हो गया, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन हो गया, और फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल हो गया। ये बेसिकली इनर लीफलेट पे रिसाइड करते हैं। ठीक है, और वहीं पे आउटर लीफलेट पे जो पाए जाते हैं दैट आर फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो गया और स्फिंगोमाइलिन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो कहां पाए जाएंगे, आउटर लीफलेट वाली साइड पे। अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इन्होंने बोला है कि भाई मूवमेंट भी होती है लिपिड लीफलेट्स में, है ना। अब देखो मूवमेंट होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सो फ्लिपेज की वहां पे बात की थी कि कैसे वो एंजाइम हेल्प करता है फ्लिप करने में, है ना। लेकिन ये मूवमेंट रैंडम होती है ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा ना। यहां पर अगर एंजाइमेटिक लिखा होता तो शायद ये जो स्टेटमेंट थी वो सही हो जाती, है ना। अब एंजाइम्स जो होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, देखो 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा, फ्लिपेज एंजाइम। अब फ्लिपेज, इसको याद कैसे रखना है वो भी आपको ट्रिक दी जाएगी। फ्लिपेज, फ्लिपेज में क्या आ रहा है, आई। आई से याद रखो कि कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज से मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया इनर लीफलेट पे कौन होते हैं, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, है ना, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, इनको इनर लीफलेट पे कौन लेकर के आ रहा है, फ्लिपेज एंजाइम। तो आई से याद रखो इनर लीफलेट वाली साइड पे, इनर लीफलेट।
ठीक है। तो इनर लीफलेट पे इनकी मूवमेंट, मान लो कि फॉस्फोएटिडाइलसीरीन यहां चला गया, अब ये अप्रोप्रिएट है ना, ये आउटर लीफलेट वाली साइड पे तो नहीं पाया जाता, या फॉस्फोएटिडाइल इथेनोलामीन यहां चला गया, फॉस्फोएटिडाइल आइनोसिटोल यहां चला गया, तो इसको सही लीफलेट पे लाने के लिए जो फ्लिपेज एंजाइम है वो इनको यहां से यहां मूव कर देता है, ठीक है। अब ये जो फ्लिपेज एंजाइम है ना, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब ये सिर्फ बाहर वाली साइड से, आउटसाइड वाली साइड से इनसाइड की तरफ को ही मूव करवा सकता है किसी चीज को, इनसाइड से आउटसाइड वाली साइड को मूव नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसा हुआ, यूनी डायरेक्शनल। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। दूसरा एंजाइम जिसकी हम बात करते हैं दैट इज फ्लोपेज। फ्लोपेज एंजाइम, अब देखो इसको भी याद रखो कैसे, इसमें क्या आ रहा है, ओ का मतलब आउटसाइड, तो ये सामान कहां पहुंच जाएगा, आउटसाइड, आउटर लीफलेट पे, ठीक है। और आउटर लीफलेट, अब देखो ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एटीपी यूज करेंगे। फ्लोपेज भी एटीपी यूज करता है, फ्लिपेज भी एटीपी यूज करता है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी इन एंजाइम्स को तो ये काम अपना नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब मैंने क्या बोला कि ये जो फ्लोपेज एंजाइम है ये आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जैसे कि बाहर वाले लीफलेट पे कौन कौन मिल रहा था, फॉस्फोएटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन, है ना। तो अगर ये सिंथेसिस इनके अंदर हो रही है और फिर ये यहाँ इनर लीफलेट पे हैं, तो इनर लीफलेट से इनको कहाँ भेजना है, बाहर वाले लीफलेट पे भेजना है, तो कौन भेजेगा, फ्लोपेज एंजाइम। क्लियर है बात। अब ये भी जो एंजाइम होता है ना, ये भी होता है यूनिडायरेक्शनल, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये भी सिर्फ कहां से, इनसाइड से आउटसाइड भेज सकता है, आउटसाइड से इनसाइड कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट ये नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात। हाँ, जो लिपिड्स आपके आउटर लीफलेट वाली साइड पे रहते हैं ना, ठीक है, उनमें, वहां शायद लेक्चर में भी हमने ये डिस्कशन की थी, उनमें क्या हो जाती है, ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन एक ऐसा फैक्टर है जो उन मेम्ब्रेन्स पे मिलेगा, यानी कि उन फॉस्फोलिपिड्स पे मिलेगा जो आउटर लीफलेट पे होते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन आउटर लीफलेट पे जो भी आपको फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलेंगे उन सभी पे ग्लाइकोसाइलेशन होती है, क्योंकि आगे चल करके ये सिग्नलिंग और इन सारी चीजों में हेल्प करती है, ठीक है। तो आउटर साइड वालों पे ग्लाइकोसाइलेशन यानी कि शुगर मॉइटीज आकर के जरूर जुड़ती हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब एक तीसरे टाइप का एंजाइम आता है, ठीक है, ये भी एटीपी यूज करता है, ये भी एटीपी यूज कर रहा है। तीसरे टाइप का जो एंजाइम आता है उसका नाम है स्क्रैम्बलेज एंजाइम। स्क्रैम्बलेज, ठीक है। अब जो ये स्क्रैम्बलेज एंजाइम होता है ना, ये होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि ये या तो आउटसाइड टू इनसाइड भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है या फिर इनसाइड से आउटसाइड भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसकी खास बात यह है कि ये एटीपी इंडिपेंडेंट होता है, इसको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम है ये, ठीक है। अब ये स्क्रैम्बलेज काम कब करता है, ऐसे तो ये कुछ भी करता रहेगा, है ना, लेकिन इसका काम करने का जो तरीका है वो तभी जागृत होता है जब सेल को क्या करनी हो, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। सेल खुद को मारने के लिए एक पाथवे एक्टिवेट कर देता है जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। तो जब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में एपोप्टोसिस के बारे में पूरा पढ़ेंगे, वहां पे भी इन सारे एंजाइम्स के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो एपोप्टोसिस जब सेल करता है तब क्या होता है कि ये जो फॉस्फोएटिडाइल सीरीन इनर लीफलेट पे होता है ना, ये स्क्रैम्बलेज एंजाइम उठा करके इसको कहां ट्रांसपोर्ट कर देता है, आउटसाइड वाली लीफलेट पे। तो अगर किसी सेल में फॉस्फोएटिडाइल सीरीन कहां दिख जाए, आउटर वाले लीफलेट पे दिख जाए, तो समझ जाओ वो सेल किस में जाने वाला है, एपोप्टोसिस में, सेल डेथ होने वाली है। क्लियर है इतनी बात। आई होप आपको ये समझ में आया होगा तीनों के तीनों एंजाइम, ठीक है। हाँ, जो स्क्रैम्बलेज एंजाइम ईआर की मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो एटीपी डिपेंडेंट होता है, उसको एटीपी चाहिए होती है, बस ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बाकी सब कुछ सेम है।
ठीक है, ऐसा स्क्रैम्बलेज एंजाइम जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है वो एटीपी इंडिपेंडेंट है, उसको एटीपी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्क्रैम्बलेज एंजाइम जो ईआर की मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसको एटीपी की जरूरत होती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू इतना सारा जो अभी हमने डिस्कशन किया है, इससे हमें ये समझ में आता है कि देखो पहला ऑप्शन क्या बोला है, लिपिड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो फिर एसिमेट्री होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। अब बोला लिपिड एसिमेट्री जो है वो रैंडमली हो रहा है, ये भी गलत हो जाता है ना। और डी क्या बोल रखा है, द एसिमेट्री सोलिडली ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन द मेम्ब्रेन। अब देखो यहां से भी एसिमेट्री आती है, अगर आपने लिपिड राफ्ट वाला जो वीडियो है वो अगर आपने देखा होगा तो उससे आपको ये समझ में आया होगा कि एसिमेट्री इससे भी आती है, लेकिन ये प्राइमरी रीजन नहीं है इसका। ठीक है, प्राइमरी रीजन तो क्या है, जो फॉस्फोग्लिसराइड्स वहां पे प्रेजेंट है, जैसे कि फॉस्फोटिडाइल सीरीन वगैरह, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। जिन्होंने सही आंसर दिया है भाई आपको मिल जाते हैं +2, जिनका गलत हो गया है 0.25 से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। क्लियर है बात, क्यों ये आंसर है, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कैरेक्टर्स of phospholipids allows them to form a stable bilayer in aqueous environment। बहुत इजी क्वेश्चन, क्या हो सकता है इसका रीजन, एस्टर लिंकेज बिटवीन ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स, प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोफोबिक फॉस्फेट हेड ग्रुप, एम्पीपैथिक नेचर एंड हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, अटैचमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल टू द फैटी एसिड चेन। 10 से 15 सेकंड लीजिए, मुझे तो लगता है 10 से 15 सेकंड की भी जरूरत नहीं है इसमें, चूज करिए अपना आंसर। ठीक है, आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। चलो आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ा था तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा था। हमने बोला था कि हेड होता है ना, और नीचे ऐसे लेग्स होती हैं। अब ये जो हेड होता है इसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, प्लस ये जुड़ा होता है किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, है ना। और नीचे ये 2 फैटी एसिड चेन होती हैं लंबी लंबी, यानी कि ये एक एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है ना, लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट है, मतलब एम्पीपैथिक नेचर है। और इसके पास ये जो हेड है ये कैसा था, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक था। और ये जो फैटी एसिड कार्बन चेन्स है ये कैसी थी, हाइड्रोफोबिक। यानी कि ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। तो एक स्टेबल बाइलेयर किसकी वजह से बन रही है एक्वस एनवायरनमेंट में। अब अगर सेल में यहां पे बाहर वाली साइड पे एक्वस एनवायरनमेंट है तो भी हेड वाली साइड वहां पे होगी, अगर सेल के अंदर एक्वस एनवायरनमेंट है तब भी तो हेड वाली साइड यहां पे है ना, बाइलेयर में प्रेजेंट है ये, तो इस तरह से। ठीक है, तो वाटर एक्वस एनवायरनमेंट में खुद को एक स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि एम्पीपैथिक नेचर है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर वाली साइड है, हाइड्रोफिलिक हेड बाहर वाली साइड है, जिसकी वजह से एक स्टेबल बाइलेयर फॉर्म होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राइट, जिनका तो सही है भाई +2, जिनका गलत हुआ है 0.25 से नेगेटिव मार्किंग। इजी क्वेश्चन था ये, काफी इजी क्वेश्चन था। चलो ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये करो। अ बैसिलस स्पीशीज डिवाइड एवरी 30 मिनट, है ना, कि एक बैसिलस स्पीशीज कंप्लीट डिवीजन 1 से 2 बनने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, 30 मिनट्स। इफ कल्चर इज इनोकुलेटेड विद 1000 सेल, कि आपने एक कल्चर को इनोकुलेट किया, आपने 1000 सेल्स लिए बैसिलस स्पीशीज के, आपको बताना है कि 3 आवर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप ले लीजिए 10 सेकेंड्स, ठीक है 15 सेकेंड्स ले लीजिए। चलो जो सॉल्व करके निकालेंगे आंसर।
ओके, सो आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। देखो, या तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व कर लो, है ना, कि आपके पास 3 घंटे है, 3 घंटे हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, है ना, तो 3 घंटे तो कितने हो जाएंगे, 180 मिनट, ठीक है। बट मैनुअली टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए आई प्रेफर कि आप इसको मैनुअली ना सॉल्व करके कैसे सॉल्व करो, देखो ऐसे 1 घंटे 3 घंटे में आपको पता चल गया कितने मिनट हो जाएंगे, 180 मिनट, और इन्होंने बोला कि हर 30 मिनट में 1 से 2 सेल बन जा रहे हैं, यही बोला है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर हमने 1000 सेल्स से शुरुआत की तो 3 घंटे बाद यानी कि 180 मिनट बाद कितने सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, 180 डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स के बाद एक डिवीजन हो रही है ना, पर डिवीजन, यानी कि कितने डिवीजन होंगी, 6 डिवीजन होंगी, 6 डिवीजन होंगी, ठीक है। अब क्या बोला, 1000 सेल से आप शुरुआत कर रहे हो, है ना, और डबलिंग टाइम में क्या होता है, जितने डिवीजन हैं 2 की पावर डिवीजन आ जाएगी, ठीक है। तो ये लगभग 2 की पावर आप 6 करो अगर, तो 1000 इंटू ये बनता है 64, तो आपके पास टोटल पॉपुलेशन आएगी आफ्टर 3 आवर्स, दैट इज 64,000। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो, इससे आप सिंपली इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप डिविजन्स निकाल लो, फिर 1 से 2 बनते हैं ना, तो 2 की पावर 6, क्लियर है बात। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको देखो मैनुअली निकालना है तो वैसे भी कर सकते हो कि आपने कितने 180 मिनट आपको पूरे लेकर के जाने हैं। अब क्या हुआ, आपने शुरुआत की थी कितने सेल से, 1000 सेल से, तो 1000 सेल्स 30 मिनट बाद कितने में बदल जाएंगे, 2000 में बदल जाएंगे। 2000 सेल और 30 मिनट बाद, अब 30 मिनट और जुड़ गए, मतलब 60 मिनट बाद कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 4000 हो जाएंगे, है ना। फिर 60 में और 30 मिनट जोड़े, 90 मिनट बाद कितने हो जाएंगे, 6 4 4 8, 8000 सेल्स, ठीक है। फिर 90 में 3 और जोड़े, कितने हो जाएंगे, 120 मिनट, तो 8 8 16,000 सेल्स, ठीक है। फिर 120 में 30 और जोड़ दिए, 150 मिनट, ये कितने हो जाएंगे, 16 16 32,000 सेल। और फिर 150 से 180 मिनट बाद 32 और 32 कितने हो जाएंगे, 34,000, तो 34,000 सॉरी 64,000 सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 64,000 आपके पास फाइनल पॉपुलेशन रहेगी आफ्टर 180 मिनट्स। तो इस तरह से मैनुअली भी आप सॉल्व कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे करो, ठीक है। बट टाइम सेव करना है, इसलिए ये वाला मेथड भी अच्छा है। तो जिन्होंने सही आंसर दिए भाई +2, जिनका गलत हुआ है 0.5 से नेगेटिव मार्किंग जो है वो हो जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ रिसर्चर यूजेस फ्लो साइटोमेट्री to analyze a population of cells stained with a DNA binding dye. The results show 2 distinct peaks, one with lower fluorescence intensity and one with twice the fluorescence intensity. What do these peaks represent? ठीक है। अब क्या किया, देखो एक रिसर्चर ने फ्लो साइटोमेट्री को यूज किया है, उसने पॉपुलेशन ऑफ सेल्स को एनालाइज किया डीएनए बाइंडिंग डाई लगा के, वो डाई जो डीएनए के साथ बाइंड कर रही है, और उसको क्या दिखा कि थोड़ा मतलब 2 पीक्स दिखी हैं कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक पीक जो है ये लो फ्लोरोसेंस की है और ये वाली जो पीक है ये हाई फ्लोरोसेंस दे रही है, ट्वाइस द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी, इसलिए ये पीक बहुत बड़ी बन रही है ना। तो इस पीक से क्या पता चलता है हमें, अगर आपने सेल साइकिल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले सेल साइकिल वाला लेक्चर देख के आओ, वहां पे जब मैंने ये चीज समझाई थी मैंने तभी कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में और ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन ए में दिया है, क्या ये G1 फेज और G2 M फेज सेल्स के बारे में बता रहा है, क्या ये S फेज या फिर G2 फेज सेल्स के बारे में बता रहा है, या फिर ये G1 फेज और S फेज सेल्स के बारे में बता रहा है, या फिर ये M फेज और S फेज सेल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। आराम से 5 से 10 सेकंड्स लीजिए और सॉल्व करिए इसको। जिन्होंने तो वो वीडियो देखी हुई है वो इजीली इसको कर लेंगे।
आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको कैसे करना है। चलो, सेल साइकिल जब हमने पढ़ी थी, हमने क्या बोला था कि कुछ फेजेस होते हैं जिससे सेल गुजरता है हर बार जब उसको डिवीजन करनी होती है, सेल डिवाइड करता है जब, है ना। तो जीवन फेज आता है सबसे पहले, फिर जीवन फेज से अगर सेल को आगे फर्दर डिवाइड करना है तब ये एस फेज में जाता है। अगर इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तो ये G0 यानी कि अपने क्विसेंट फेज में चला जाता है, वेयर इट इज रेडी टू डिवाइड बट नॉट डिवाइडिंग येट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही सेल को कमांड मिलेगी कि भाई अब डिवाइड करना है, ये G0 फेज से निकलता है, यहां से चेक पॉइंट को क्रॉस करता है, एस फेज में चला जाता है। एस फेज में क्या होता है, जो यहाँ पे जीनोम होता है डिप्लॉयड, अब इसकी डबलिंग होती है ना, यानी कि यहाँ पे 4n बनना होता है, जीनोम डबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है और फाइनली G2 में आपके पास जो जीनोम है वो डबल होके आ जाता है। एम फेज में यही फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ऐसा ही था। अब यहां पे ये बोल रहा है कि आपके पास 2 पीक्स आ रही थी और ये जो स्टेन है वो भी डीएनए को बाइंड कर रही है ना, डीएनए को बाइंड कर रही है, यानी कि डीएनए के बारे में बता रही है कि पहला जो स्टेन है वो थोड़ा सा कम आया, यानी कि यहाँ पे जो सेल के अंदर जीनोम होगा वो कैसा होगा, 2n डिप्लॉयड होगा। अब दूसरी जो पीक आ रही है वो इससे डबल आ रही है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे 1 with twice the fluorescence intensity, तो इससे डबल आ रही है, यानी कि यहाँ पे जीनोम डबल हो चुका होगा, 4n स्टेज में होगा। तो यानी कि पहला वाला जो सेल होगा वो कौन से फेज में होगा, G1 फेज में, जहां पे अभी तैयारी चल रही है, जहां पे ये चेक करता है कि अभी जो सेल है दैट इज रेडी टू डिवाइड, कि आगे जो जीनोम डिप्लीकेशन होना है एस फेज में, क्या उसके लिए इसके पास सब कुछ अवेलेबल है या नहीं है, तो वो G1 फेज में है। G1 फेज के बाद एस फेज में, तो देखो एस फेज यहां पे 4n पूरी डिवीजन जो है वो हो रही है। अगर 2n से डिवीजन चल रही है 4n तक, है ना, अभी G1 फेज में सेल बैठा हुआ है, अब यहां से डिवीजन शुरू हुई 2n से होते 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 कंप्लीट 4n जीनोम जो है ना वो एस फेज, लेट एस फेज में बनता है, जब एस फेज खत्म होने वाला होता है। जैसे ये बन गया एस फेज खत्म, यानी कि अब जो 4n वाला है ना वो पर्टिकुलरली किस फेज में दिखेगा, G2 फेज में। ठीक है, G2M फेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे सेल के पास तो प्रॉपर 4n जो टेट्राप्लॉइड है, जिसको हम कहते हैं टेट्राप्लॉइड 4n जीनोम, वो होना चाहिए। डीएनए कंटेंट 4n हो चुका होगा यहाँ पे, है ना। एस फेज क्यों नहीं है, क्योंकि एस फेज में ये प्रोसेस अभी तक चल रहा होगा, जैसे ही बन गया एस फेज तो खत्म हो जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी ये जो 4n वाली फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो हमें एस फेज में नहीं मिल सकती। एस फेज में तो ऑनगोइंग प्रोसेस होगा ना, मिलेगी किसमें, G2M फेज में, जब सेल G2 फेज में होगा और M फेज में जाने वाला होगा। ठीक है, या G2 फेज भी अगर अकेला लिखा हो तब भी जो बात है वो सेम ही है। तो G2 फेज में सेल जो है वो अपना पूरा का पूरा कंटेंट डबल करके बैठा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ना कि G1 और S फेज। ठीक है, क्योंकि S फेज में अभी S फेज तब तक होता है जब तक सेल डिवाइड कर रहा है, डुप्लीकेशन हो रही है। डुप्लीकेट हो गया तो S फेज खत्म, उसके बाद तो G2 फेज आ जाएगा ना, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन्होंने सही दिया है +2, जिनका गलत हुआ है भाई 0.25 से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। बताओ, समझ में आ रही है आपको सारी चीजें, कैसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। इन अ स्टडी मेजरिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन यूजिंग फ्रैप टेक्निक थी, करी हुई है हमने, लेक्चर में डिस्कस करी थी, इसीलिए कहा कि लेक्चर देखना जरूरी है। फ्रैप क्या होता है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। बोले कि एक मेम्ब्रेन को एक रिसर्चर ने स्टडी किया और उसने फ्रैप को यूज किया है इसके लिए। ठीक है, और रिसर्चर ऑब्जर्व्स दैट फ्लोरेसेंस रिकवरी इज स्लो। अब फ्रैप को यूज किया नहीं कि फोटो ब्लीचिंग की होगी, और फिर वो देख रहा है कि मेम्ब्रेन रिकवर कर पा रही है या नहीं। तो अब मेम्ब्रेन रिकवरी उसने देखा कि बहुत स्लो हो रही है और इनकम्प्लीट हुई है, विद लिटिल या फिर कोई मूवमेंट जो है वो प्रोटीन्स की वहां पे नहीं दिख रही इनटू द फोटो ब्लीच रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पोटेंशियल कॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपसे पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ, स्लो रिकवरी या बिल्कुल ही मूवमेंट जो वहां पे नहीं दिख रही फोटो ब्लीच रीजन में, ऐसा क्यों है, उसका रीजन आपसे पूछा है।
ऑप्शन ए ये कह रहा है द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक माइक्रोडोमेन्स और लिपिड राफ्ट्स। दूसरा बोल रहा है द प्रोटीन्स आर फ्रीली डिफ्यूजिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। तीसरा बोल रहा है द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड एट वेरी हाई टेम्परेचर विद इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। और चौथा बोला है द प्रोटीन्स आर बीइंग एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, आराम से 5 से 10 सेकेंड्स लीजिए, अपना आंसर चूज कीजिए। जिन्होंने लेक्चर लगाया भाई वो तो आराम से कर लेंगे। चलिए, आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था इस तरह से कोई मेम्ब्रेन है, हमने यहां से क्या की, फोटो ब्लीचिंग की। तो ये जो पूरी मेम्ब्रेन थी ना, ये स्टेन्ड होती है ना, डाई लगा होता है इनके ऊपर। जैसे ही आप फोटो ब्लीचिंग करते हो, अब इस रीजन में जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे ना, उनके ऊपर से वो डाई खत्म हो जाती है, वहां से कोई फ्लोरोसेंस हमें दिखाई नहीं देती, डिटेक्ट नहीं होती। बाकी सारे रीजन से फ्लोरोसेंस आ रही होती है। अब ये क्यों किया गया था, क्योंकि हमें मूवमेंट देखनी थी कि क्या ये फॉस्फोलिपिड्स मूव करते हैं या नहीं, है ना। तो हमने डिस्कस किया था कि मूवमेंट होती है, लेटरल मूवमेंट, अपने ही एक्सिस पे स्पिन करना, रोटेशनल मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट्स वहां पे देखी जाती हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में बोला है कि जो फोटो ब्लीच्ड वाला एरिया है ना, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं देखी जा रही। ऐसा क्यों है ना। तो देखो, एक तो रीजन ये हो सकता है कि ये अगर मूवमेंट यहां पे नहीं हो रही है ना, स्लो मूवमेंट है या इनकम्प्लीट मूवमेंट है, यानी कि यहां पे जो प्रोटीन्स हैं वो आगे पीछे, यहाँ के जो प्रोटीन्स है वो आगे पीछे कहीं मूव नहीं कर रहे, ना ही यहां से कोई प्रोटीन इस रीजन में मूव कर रहा है। यानी कि मूवमेंट जो है वो कैसी है, रिस्ट्रिक्टेड है ना। तो जो प्रोटीन्स हैं दे आर कन्फाइंड टू देयर रीजन, देयर स्पेसिफिक माइक्रोडोमेन, या फिर यहां पे क्या प्रेजेंट है, लिपिड राफ्ट्स प्रेजेंट है। इसीलिए मैंने आपको कहा था लिपिड राफ्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ना जरूरी है। तो एक अलग से वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से एक अलग से वीडियो भी देख सकते हो, लिपिड राफ्ट्स के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो लिपिड राफ्ट वाला एरिया, अब वहां पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोसिन, ये सब कुछ होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। वहां पे मैंने कहा था कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, ये इनकी मूवमेंट कम होती है। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी फ्लूइडिटी कम होती है, रिजिड होती है यहां से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन अच्छी खासी होती है ना। यहाँ पे शुगर मोइटीज इस तरह से बाहर जुड़ी होती हैं, और सेल सिग्नलिंग में, है ना, और भी बहुत सारे काम जो है वो लिपिड राफ्ट करते हैं। तो सेल सिग्नलिंग, इस तरह के बहुत सारे रिसेप्टर बाइंडिंग, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। इसीलिए अगर ये मूव करते रहेंगे तो जो भी ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोलिपिड्स हैं वो तो कहीं और जाते रहेंगे ना, और यहाँ की जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो भी अच्छी तरह से फिर बनी नहीं रहेगी, रिजिड नहीं होगी यहाँ से सेल वॉल। तो यहाँ पे या तो लिपिड राफ्ट्स होगा, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई माइक्रोडोमेन ऐसा बन गया होगा, कोई स्पेसिफिक माइक्रोडोमेन ऐसा बन गया होगा जहां की प्रोटीन्स जो है वो मूव नहीं कर रही है, वो कम मूव कर रही है। ठीक है, अब जरा ऑप्शन देखो। पहले में तो यही बताया कि स्पेसिफिक माइक्रोडोमेन है, बिल्कुल सही बात है, आंसर भी यही है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है, द प्रोटीन्स आर फ्रीली डिफ्यूजिंग। अगर डिफ्यूजिंग हो रही है, वो फ्रीली मूव कर रही है, तो फिर स्लो मूवमेंट होने का तो चांस ही नहीं होता ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर विच इंक्रीजेस द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई हाई टेम्परेचर, कुछ किसी चीज का जिक्र नहीं है, तो अपनी मर्जी से तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रोटीन्स आर बीइंग एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब देखो, प्रोटीन्स आर बीइंग एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन की तो बात ही नहीं ना, रिकवरी हो रही है। रिकवरी किसकी वजह से होगी, जब ये लिपिड्स मूव करेंगे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं या जो लिपिड्स हैं, उनके ऊपर डाई लगी होती है। अब अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो रिकवरी नहीं हो रही है ना। क्लियर है बात।
तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सही दिया है +2, जिनका गलत हुआ है भाई -2.5 से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास असर्शन दिया है और उसका रीजन दिया है। क्या बोल रहा है? द जीवन चेक पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल असेसेस द सेल्स साइज एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बिफोर एंटरिंग द एस फेज। रीजन इसका क्या दिया है? द जीवन चेक पॉइंट ऑल्सो चेक द डीएनए डैमेज टू प्रिवेंट द प्रोपगेशन ऑफ म्यूटेशन इन द डॉटर सेल्स। आपको ये जो असर्शन दी है बताना है क्या ये दोनों सही है या दोनों में से कोई एक गलत है, या फिर असर्शन सही है इसका रीजन ये नहीं है, या फिर असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये असर्शन का रीजन यही है। ठीक है, यही इन चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो आप आराम से 10 सेकंड्स ले लो, चूज करो अपना आंसर। ठीक है, आई होप अपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। क्या बोल रहा है कि सेल जो है ना वो जीवन चेक पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि सेल जो है अभी कहां पे पड़ा हुआ है? जीवन फेज में है। जीवन फेज से ये एस फेज में जाना चाहता है और ये जीवन चेक पॉइंट जो है यहां की कहानी ये आपसे पूछ रहा है। ऐसा ही है। अब बोल रहा है कि जब सेल जीवन चेक पॉइंट से गुजर रहा है तो सेल की पूरी तलाशी ली जा रही है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अच्छी है या नहीं है, साइज जो है वो इतना अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तभी तो ये एस फेज में एंटर करके यहां पे डुप्लीकेशन होगी जीनोम की, तभी होगी ना सेल साइकिल। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर देख लो भैया, क्योंकि वही आपका बेसिक जो है वो क्लियर करेगी। ठीक है, तो एस फेज में डुप्लीकेशन होनी है जीनोम की, उससे पहले सेल जो है वो चेक पॉइंट से गुजरेगा। बिल्कुल सही बात है। अब चेक पॉइंट में वो ये सब कुछ देखता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, साइज सही है कि नहीं है, सब कुछ, एवरीथिंग इज चेक। और रीजन क्या बोल रहा है कि जीवन चेक पॉइंट ये भी चेक करता है कि डीएनए डैमेज तो नहीं है। अगर डीएनए डैमेज है तो यही डीएनए डैमेज आगे एस फेज में चला जाएगा ना, और फिर डॉटर सेल्स में भी आ जाएगा, और डॉटर सेल्स में ये म्यूटेशन कॉज कर देगा। तो ये सारी चीजें चेक होती हैं यहाँ पे, यानी कि असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। क्लियर है बात? तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें दोनों सही है, आर इज नॉट द रीजन है। अच्छा, बोथ असर्शन आर ट्रू एंड द रीजन ऑफ द, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका, कि जीवन चेक पॉइंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि सेल की जो है वो सफिशिएंट ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, एनवायरमेंटल फेवरेबल है या नहीं है, एडुकेट न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होनी है इस फेज में उसको वो सपोर्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। अब दूसरे रीजन में ये बोला है कि जीवन जो चेक पॉइंट है डीएनए डैमेज के लिए भी वो देखता है, क्योंकि सेल जो है वो डैमेज डीएनए को रेप्लिकेट ना कर लें, जो आगे डॉटर सेल्स है उनमें भी वो ना चला जाए, म्यूटेशन ना चली जाए। तो ये सब कुछ भी जो है वो चेक होता है, और यही चीज तो यहाँ पे चेक हो रही है ना, कि वो सब कुछ चेक कर रहा है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, साइज, और ये कहीं ना कहीं सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका ये रीजन जो है वो बिल्कुल सही माना जा रहा है। क्लियर है बात? तो जिन्होंने सही दिया है भाई +2, और जिनका गलत हुआ है नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है बात? चलिए, अच्छा ओके, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अभी आपको नहीं करवाया है, बट स्टिल जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है ना वो इसको कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं, आपके सामने डिस्क्रिप्शन दी हुई है और टर्म्स दी हुई है। ठीक है, आराम से 15 सेकंड्स ले लो और इसको मैच करके बताओ क्या आंसर आएगा। ओके, आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। इंपॉर्टेंस से शुरू करते हैं, क्या होते हैं ये। ठीक है, इंपॉर्टेंस का काम क्या होता है? इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। क्या रिकॉग्नाइज करते हैं ये? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स, जो कि किस पे होते हैं? कार्गो प्रोटीन्स पे। अब जैसे आपने कार्गो ट्रक्स के बारे में सुना होगा,
कार्गो शिप्स के बारे में सुना होगा जो सामान लेके जाती हैं, वैसी ऐसी कार्गो प्रोटीन्स भी होती हैं हमारी बॉडी में जो सामान लेकर के जाती हैं। ठीक है, और ये कार्गो प्रोटीन्स जो होती हैं वो किस साइड जा रही होती हैं, न्यूक्लियस तक। इनको जो सामान है वो न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाना है। ठीक है, अब ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की तरफ को जा रही होती हैं, और इन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ये वो गेट है जिससे ये अंदर को जाती हैं। अब अंदर जाने के लिए इनको एक कोड चाहिए, एक कोड वर्ड चाहिए। वो कोड वर्ड क्या है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। जैसे इसको ये कोड मिल जाता है अब ये अंदर जा सकती है। तो यानी इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फैसिलिटेटिंग प्रोटीन इंपोर्ट इनटू द न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट ही वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटीन का न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो 1 के साथ कौन से वाला जाएगा, बी। उसके बाद है रैन जीटीपी। अब रैन जीटीपी क्या करती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाती है थ्रू जीटीपी हाइड्रोलिसिस। जीटीपी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे एटीपी है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, जो ये जीटीपी है ना, ये इस इंपॉर्टेंट के साथ जाकर के बाइंड कर जाती है जब एक बार इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस के अंदर आ गया तब। ठीक है, जिसकी वजह से जो कार्गो जो सामान है ना वो रिलीज हो जाता है और इंपॉर्टेंट बाहर चला जाता है, फिर से रिसाइकलिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इससे सामान छुड़वाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना वो रैन जीटीपी से आती है। ठीक है, वैसे तो जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे वहां पे हम ये अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पर भी अपने नॉलेज के लिए इतना याद रख लो। ठीक है, फिर क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जितना भी ट्रांसपोर्ट होना है वो सब किस गेट से होकर के गुजरेगा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होकर के गुजरता है। ठीक है, और इससे अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल चाहिए। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है दैट डायरेक्ट्स प्रोटीन टू दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जाने का क्या है, ये एक तरह से वीजा है। ठीक है, तो ये जो एनालिस होता है ना, ये ऐसा एक सीक्वेंस होता है छोटा सा अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का एक यूनिक सीक्वेंस होता है जो कि सीधा न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटीन जा रही है उनके लिए एक तरह से वीजा का काम करता है। बस वो कार्ड स्वाइप करेंगी और अंदर चली जाएंगी, है ना। कार्ड स्वाइप का मतलब क्या है, वो कोड क्या है, ये अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से क्या हमारा बनता है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहिए बी। 1 के साथ गया बी, सेकंड के साथ जाएगा सी, थर्ड के साथ जाएगा ए और फोर्थ के साथ जाएगा डी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। +2 जिन्होंने सही दिया, जिन्होंने गलत दिया है भाई 0.25 से नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, वैसे तो ये आपको करवाया नहीं था अभी, बट स्टिल जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको ये पता होगा। चलो, इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेवरल मैकेनिज्म्स आर क्रिटिकल फॉर ensuring the proper separation of sister chromatids during meiosis 2. Consider the following features. I think so ये पहले भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो यहां पे कर लेते हैं। चल बताओ, सेल डिवीजन हमने पढ़ी थी, सेल साइकिल, सेल डिवीजन ये पढ़ी हुई है। ठीक है, वहां पे हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, मियोसिस 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है ना। तो बस वही आपको याद करना है। पहला क्या बोला हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ सेनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रायर टू द मेटाफेज 2। दूसरा बोले सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड इज फैसिलिटेटेड बाय रिटेंशन ऑफ कोहेजन एट द सेंट्रोमेयर्स, ओरिएंटेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ड्यूरिंग एनाफेज 2। और फिर कहा है रिटेंशन ऑफ कोहेजन along the chromatid arms until anaphase 2। अच्छा, आपसे पूछा है कि कौन से सही सारे के सारे फीचर्स जो कि फीचर्स हैं सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन के इन द मियोसिस 2। मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन के सारे सही फीचर्स जहां पे जिस ऑप्शन में मेंशन है वो वाला ऑप्शन लगाओ। आराम से 10 सेकेंड्स ले लो, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे।
चलिए, आई होप आपने अपना आंसर जो है वो बिल्कुल सही चूज कर लिया होगा, है ना। चलो, पहला क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रायोर टू मेटाफेज 2। बिल्कुल सही बात है कि मेटाफेज 2 से पहले ही डिसोल्यूशन हो जाती है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की, तभी तो वो जाकर के तभी तो वो म्योसिस 1, जब म्योसिस 1 होता है तो वहां पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की डिसअसेंबली हो जाती है ना। फिर क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो प्रॉपरली अलाइन करते हैं खुद को और फिर सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज 2, एनाफेज 2 इनके बाद, है ना। अब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड इज फैसिलिटेटेड बाय द रिटेंशन ऑफ कोहेजिन एट द सेंट्रोमियर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बोले सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन कोहेजिन के सेंट्रोमियर के, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इनके बीच में रिटेंशन है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में अगर यहां पे रिटेंशन नहीं होगी तो ये एक दूसरे से ऑपोजिट पोल में तो नहीं जा पा रही है ना। तो इसका रिटेंशन, इन कोहेजन का सेंट्रोमियर्स के बीच में रिटेंशन करना और सिस्टर क्रोमैटिड के सेपरेट होना, इन दोनों के बीच में तो कोई लिंक ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाता है, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ड्यूरिंग एनाफेज। बिल्कुल सही बात है कि एनाफेज 2 जब होता है तो ये अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ को मूव करती हैं या नहीं करती हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स करती हैं ना, तो यानी कि ये वाला तो ऑप्शन सही है, सी भी। उसके बाद बोल रहा है रिटेंशन ऑफ कोहेजिन अलोंग द क्रोमैटिड्स आर्म्स अंटिल एनाफेज 2। बिल्कुल सही बात है कि ये जो क्रोमैटिड की आर्म्स है ना, इनमें भी तो कोहेजन रहता है, तभी तो वो एक दूसरे के साथ रहेंगी ना। और फिर जब म्योसिस 2 आएगा उसमें एनाफेज 2 आएगा, फिर सेपरेशन होनी है इनकी इस तरह से, ऐसे। अब ये यहां से बीच से सेपरेट करेंगी तभी तो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ को जाएंगी ना। जिन लोगों ने तो देखो सेल डिवीजन वाला जो वीडियो है वो अच्छे से गो थ्रू किया है, वो इसको इजीली कर लेंगे, वहां में हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लो, पहले इसको जाके देखो। ये ऐसे क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है, और ये फ्री के मार्क्स देके जाएंगे आपको, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन भी सही है। तो ए, सी और डी, किसमें ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ये सही आंसर हो जाता है। जिन्होंने सही दिया है +2, जिनका गलत हुआ है भाई 0.25 से नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है बात। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप जो है वो अपने स्कोर्स डाल सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो, वरना आपको तो पता ही है कि आपने कितने सही किए हैं कितने गलत, ठीक है। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि बायोकेशन एकेडमी के पास एक ऐसा परमानेंट बैच है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 में मिल जाएगा। और आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है, दैट इज लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलती हैं जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप अवेल कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जाते हैं ताकि डेली जो भी आप पढ़ते हो उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि हमने कितना जो है वो पढ़ा है, कितना हमें सही से समझ में आया है। यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज जैसे अभी हमने लगाया है, इससे भी और प्रिसाइज तरीके से टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। प्लस ये सारी चीजें तो हो ही गई, स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही है, शेड्यूल डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें भी हम आपको करके दे सकते हैं। और डेली टास्क मैनेजर आपको मिलता है जिसमें आपको डेली टास्क असाइन किए जाते हैं ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। और लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो आपको इस बैच में मिल जाता है, जब तक आप चाहें हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं इन पे कॉल करके आप और सारी इंफॉर्मेशंस भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। और अगर आप बैचेस अवेल करना चाहते हो तो डायरेक्टली कॉल करके आप हमें विजिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप जो है वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।